नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स। कल रात को एनटीए ने ऑफिशियल पेपर अपना रिलीज कर दिया है। सारे पेपर्स आ चुके हैं, लेकिन मैं आपके सामने जो सबसे पहला पेपर है उसका एनालिसिस लेकर के आया हूँ। एनालिसिस का मतलब ये जानना कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हैं। देखिए, अगर आपने आईआईटी की प्रिपरेशन करी है तो आप लोग मेरा जो एनालिसिस है उससे बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिलेगी। लेकिन कई ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिनमें केवल पूरा एनालिसिस कर दिया है, लेकिन उन्होंने पढ़ाया नहीं है बेसिकली, तो उनका एनालिसिस इतना करेक्ट नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो एनालिसिस करने के लिए आपका पढ़ाना जरूरी है ना। जो टीचर पढ़ाते हैं उनको पता है कि ये इस क्वेश्चन को बनाया है, इस कॉन्सेप्ट को उठा करके, इस कॉन्सेप्ट को उठा करके, और इस कॉन्सेप्ट की अहमियत पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन जो है इस कैटेगरी में जाएगा, न कि इस कैटेगरी के अंदर। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम इंपॉर्टेंट है एंड सो ऑन। बट अगेन, सो दिस इज ओनली वन पेपर वी आर टॉकिंग अबाउट। देयर विल बी अदर पेपर्स और उनका भी मैं एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे के लिए बहुत काम आएगा। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, तो ये क्वेश्चन आईटीएफ का है ना। इसमें हैवी हैवी चीज जो है आईटीएफ है, साफ साफ दिख भी रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, छोटा मोटा, फिर आगे चल के इनडेफिनेट आएगा, लेकिन वो भी कम नहीं है बेसिकली, तो इसीलिए इसको डेफिनेट में डालेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है डेफिनेट और इनडेफिनेट में मुझे चूज करना पड़े, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी के बाद इनडेफिनेट स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, उस सेंस में ये आपका इनडेफिनेट का है, पर अगेन डेफिनेट ही बोलते हैं हम लोग इसको। तो मैं दोबारा बता देता हूं, ये इनडेफिनेट भी इसमें ठीक ठाक काम आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज ये पैराबोला का क्वेश्चन है। पैराबोला हैवी है, काफी क्लियरली पैराबोला का है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में फिर भी बच्चा बोल सकता है कि सर ये इनडेफिनेट का ज्यादा है, तो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियरली वेक्टर का, उसमें कोई डाउट नहीं है। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका कंपाउंड एंगल का है। अब काफी लोग सोचेंगे इसमें तो लाइन दे रखा है, पैरेलल लाइन दे रखा है, हट है, कंपाउंड एंगल का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन, अब काफी लोग बोलेंगे कि रिलेशन का सवाल है, हट रिलेशन, और इसमें अच्छा खासा पीएनसी यूज होगा भाई। ये जो आपका रिफ्लेक्सिव होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस होता है डिफाइंड ऑन दिस, इसका एक बकायदा फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने आपको क्लास में कराया था। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। एनालिसिस करने का तरीका होता है, उसको सवाल को सॉल्व करना होता है, तब आप उसका बता सकते हो कि ये इस टॉपिक का है। ऐसे थोड़ा ना हवा में रिलेशन देखा तो रिलेशन का सवाल हो गया। भाई आगे भी तो पढ़ो, क्या पूछ क्या रहा है वो, है वहां से तय होगा। ऐसे थोड़ा ना तय होगा कि ये वर्ड लिखा है तो इस रिलेशन का हो गया, है ना। उसका तरीका होता है भाई सवाल को करने का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब ये देखने में लग रहा है आपको इंक्रीजिंग का है, लेकिन ये पीएनसी का सवाल है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, 11th क्लास का टॉपिक है ये आपका मोनोटोनिसिटी तो नामात्र का है। डेफिनेशन भर पता हो, बस आपको डेफिनेशन बस पता हो तो आप कर सकते हो इसको। इसमें मोनोटोनिसिटी का बहुत ज्यादा कोई काम है ही नहीं। ये तो आपका क्लियरली कंपाउंड एंगल का है, ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कितना क्वेश्चन आ गया है। आप लोग बोलते हो 11th का, अरे ये एक और कंपाउंड एंगल और ये एक और कंपाउंड एंगल, ये कॉम्प्लेक्स का है क्लियरली, है ना। नेक्स्ट, हाइपरबोला का सवाल है। अगला वाला सवाल वेक्टर का है, सर्कल का नहीं है। कई लोग अरे देखो सर सर्कल भी तो लिखा हुआ है, अरे भैया सर्कल तो ये इतना सा सर्कल थोड़ा ना सर्कल का सवाल कर देगा कि ये इक्वेशन जो है ये सर्कल की। अरे ऑटो वाले को भी पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर करना है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करना है। नोएडा का ऑटो वाला बता देगा, है तो ये सर्कल का थोड़ा ना हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये सीक्वेंस का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सा मिक्स है, स्टैट्स भी है, छोटा सा मामूली सा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि स्टैट्स में आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है ना, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है बी 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, तो मीन एंड वेरिएंस पता होता है ऑब्जर्वेशन का। काफी लेंथी कैलकुलेशन के बाद दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से अपन एक्स और वाई निकाल लेते हैं, और एक हिंट भी देता है कि कौन सा नंबर एक्स है कौन सा वाई है। प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है पर बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट, ये तो वेक्टर 3D का क्लियरली है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको किस तरह से पढ़ाया है। जैसे मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं तो मैं वेक्टर्स पढ़ाता हूं, उसके बाद में वही कॉन्सेप्ट 3D में दोबारा पढ़ाता हूं, है ना। तो काफी रिपीटेशन होता है मेरा वेक्टर 3D के अंदर, और मेरे रिपीटेशन के कारण बच्चों को फायदा होता है ना। मैं रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि बच्चों को इससे फायदा होता है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है ना, पहली बात। और ओपिनियन भी और मेथड्स भी अपने को ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि अपन सारी चीजें एक बार पढ़ लिए फिर उसके ऊपर बिल्ड करते हैं ना। तो इससे काफी बेनिफिट होता है बच्चों को 2 बार पढ़ने से। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक, है ना, ये तो इजी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का।
अगला सवाल लिमिट का है। हाँ, आप क्योंकि ये बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन लिमिट के बाद आता है, तो छोटा मोटा डिफरेंशिएशन है ना, एल ऑर्बिटल वाला पार्ट में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में बताता हूं, लेकिन ये उसके बिना भी हो सकता है, उसको भी यूज करके जल्दी भी हो सकता है। फिर भी मतलब लिमिट का ही सवाल बोलेंगे। नेक्स्ट आपका बाइनोमियल, इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसे कई सवाल अपन देख भी चुके हैं क्लास में। अगला सवाल एयूसी का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लोकस ऑफ पॉइंट, ये सर्कल का क्लियरली सर्कल का ही सवाल है ना, इस तरह के भी सवाल अपन ने कर रखे। डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, वेरी इजीली दिख रहा है। नेक्स्ट भी आपका मैट्रिक्स का सवाल है। अगला आपका सीक्वेंस का ठीक ठाक सवाल है ये, और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट सवाल, अब काफी लोग बोलेंगे कि बाइनोमियल का है, ये उसका है, इसका है ना, तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बाइनोमियल भी हो रहा है, पीएनसी भी हो रहा है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट को करने के लिए आपको बाइनोमियल यूज करना पड़ेगा। 6 को लिखना है 1 + 5, 9 को लिखना है 10 - 1, ऐसे हो जाएगा, ये आपका बाइनोमियल। और नेक्स्ट आपका जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम सच दैट m + n इज प्राइम, तो ये चीज करने के लिए, सेकंड पार्ट करने के लिए, यू विल हैव टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा। तो दोनों का सवाल है ये, है ना, आप ये नहीं कह सकते कि केवल बाइनोमियल है या केवल पीएनसी, दोनों का सवाल है। नेक्स्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, क्योंकि इसमें ना क्वाड्रेटिक बहुत कम यूज हो रहा है, लिख रहा है क्वाड्रेटिक, पर क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं है, d0 करके खटाखट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, जो आपको दो बार इंटीग्रेट करना है। तो ये सवाल बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन की साइड ज्यादा है। कुछ ये भी आप कह सकते हो कि देखो लार्जेस्ट इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो तो ये मोनोटोनिसिटी का सवाल है। नहीं भाई, मोनोटोनिसिटी का कहां से हो गया, इतना सा सवाल कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो दैट इज नॉट डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो भाई फिजिक्स के अंदर ही 11th वाला बच्चा कर लेता है डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, वो कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा ना हो गया फिर सवाल। तो सवाल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टुवर्ड्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप खुद ही तय करिए कि आपके कौन से चैप्टर्स के ज्यादा क्वेश्चन आए, कौन से चैप्टर्स के कम क्वेश्चन आए। मैंने आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया है, नाउ यू हैव टू डिसाइड। और देखिए बहुत कंफ्यूजन आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है। मैं आपको हो सकता है एक दिन के अंदर ना 10 के 10 पेपर का एनालिसिस दे देता, ऐसा कर सकता था मैं, ऐसा भी एक वीडियो मैं बना सकता था, पर मैं जानते हो आप मेरा नेचर, मैं ऐसा नहीं करता। अब एनालिसिस इसे कहते हैं ना, जो अभी मैंने किया है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ट्राई किया, और तब मैं आपको बता रहा हूं ये, है ना। किसी टीचर ने अगर क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है और पूरा करके नहीं देखा है, तो वो कैसे एनालिसिस कर सकता है। वो आपको बाहरी पिक्चर दिखा सकते हैं, रियल पिक्चर आपके सामने नहीं आएगी तब तक, जब तक कि तुम खुद और या फिर मैं सवाल को पूरा सॉल्व नहीं कर लेते। तो प्लीज आगे के लिए ध्यान रखें, आपने जनवरी में काफी गलतियां करी हैं, अप्रैल आपका लास्ट चांस है, और चुनौती है ये तुम्हारे लिए कि अब तुम और मतलब अय्याशी नहीं कर सकते तुम। यू कांट बी कि मैं चलो थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूं, थोड़ा सा थोड़ा स्टार्टिंग में अभी तुम्हें शौक लगा होगा जनवरी का, तुम्हारा जो अभी रिजल्ट आया है, तुम्हारे मार्क्स जो आए हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें शौक लगा होगा। शौक लग के स्टार्टिंग में सब लोग 12-12 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। मैंने हमेशा बोला है 12 मत पढ़ भाई, 12 मत पढ़, वो सस्टेनेबल नहीं है। 10 पढ़, 10 बस, ठीक है। 10 इज सस्टेनेबल। अगर आप 2 साल आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8-9 घंटे भी सस्टेनेबल नहीं होते। आप दिवाली के दिन पटाखे चलने लगते हो, आप होली के दिन होली खेलने लगते हो, तो 7-8 घंटे पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन वो इतना कांस्टेंट होना चाहिए ना, इतना कांस्टेंट कि थोड़े टाइम बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, और इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ना कि आप देखते रह जाओगे, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि मैं खुद इतना बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया हूं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, और अगले पेपर का एनालिसिस भी मैं इतना ही डिटेल में दूंगा, और आपको अच्छा लगेगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।